उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले नजर आते हैं आज की हेडलाइंस पर। देहरादून दौरे पर सीएम धामी आज करेंगे मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान योजना का शुभारंभ। पुलिस लाइन मैदान में होगा कार्यक्रम। उत्तराखंड में पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम, सीएम धामी की नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ बैठक। देहरादून प्रदेश कार्यालय पर सीएम करेंगे बैठक। 3:45 पर मोदी एक्ट 2 कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। राहुल गांधी ने उत्तराखंड में भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर बोला हमला, कहा भाजपा सरकार में बेरोजगारों में धोखा। यूके पेपर लीक मामला, लखनऊ स्थित प्रिंटिंग प्रेस के मालिक ने बेचा था प्रश्न पत्र। 2 करोड़ में बेचा था भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र। गंगोत्री व यमुनोत्री रेल परियोजनाओं में बनेगी देश की सबसे लंबी रेल सुरंग, बनाई गई फाइनल डीपीआर। उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश के आसार, पहाड़ों पर भूस्खलन की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं। हरिद्वार कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में शंकराचार्य स्वामी राजेश्वर का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्य समाज से उनका गहरा नाता है और समय समय पर उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। मुख्यमंत्री ने आगामी जिला पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि जिला पंचायत चुनाव में इस बार नए प्रत्याशी देखने को मिलेगा। वही भर्ती घोटाले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जितना भी बड़ा रसूख वाला व्यक्ति होगा उसे जेल भेजने का कार्य किया जाएगा। सीएम ने कहा कि जांच तब तक चलेगी जब तक आखिरी व्यक्ति भी गिरफ्तार ना हो जाए। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आरोपियों पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। संत समाज हमेशा से हम लोगों को प्रेरणा देने का काम करता है और आशीर्वाद से हम लोग जो भी अपने काम कर रहे हैं उन सब कामों में लगे रहते हैं। और समाज के बारे में, धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में सभी चर्चाओं पर हमेशा उनका मार्गदर्शन रहता है। जल्दी ही आपको सब नया जिला परिषद में सारे नए प्रतिनिधि मिलेंगे। नया जो है हमारा प्रतिनिधियों का चुनाव हो रहा है, उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। हम लोगों ने सारे तैयारियां कर ली हैं। तय समय सीमा पर सब चुनाव होंगे। देखिए, हमने कहा है कि सभी भी जो भी भर्ती पे घोटाले हुए हैं उन सभी घोटालों की जांच चल रही है और उस पर एसटीएफ ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी तक 25 गिरफ्तारियां अभी तक हो गई हैं और एक एक करके सबको बाहर निकाला जा रहा है। चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, किसी के तार किसी से जुड़े हो क्यों ना हो, जांच उससे प्रभावित नहीं होने वाली है। और अंतिम व्यक्ति जब तक इस घोटाले में जो लिप्त होगा नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये जांच चलेगी। इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसलिए इस पर कड़ा रूप और जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ जो है गुंडा एक्ट, गैंगस्टर और उससे अन्य भी जो धाराएं हो सकती हैं उन सभी धाराओं पर कार्रवाई करें। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती घोटाले की अब तक की जांच में राज्य के 9 जिलों में नकल माफिया का जाल सामने आ चुका है। इसी बीच पेपर लीक मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। शनिवार को RIMS कंपनी लखनऊ के मालिक राजेश चौहान को एसटीएफ उत्तराखंड ने पेपर लीक करने और केंद्रपाल व अन्य के माध्यम से सौदा करने के साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। इस कड़ी में एसएसपी अजय सिंह पत्रकारों को बताया कि अन्य गवाहों और टेक्निकल साक्ष्य से सामने आया है कि रिम्स टेक्नो सॉल्यूशंस लिमिटेड का स्वामी राजेश चौहान की प्रश्न पत्र लीक का मुख्य अभियुक्त है, जिसने बड़े स्तर पर लीक करवाया है और कई अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराकर करीब 2 करोड़ का अवैध धन अर्जित कर किया। सचिवालय रक्षा भर्ती मामले में प्रदीप पाल ने आयोग के भीतर से पेपर लीक करवाया था। 24 घंटों के अंदर कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
सभी को विस्तार से थोड़ा बताना चाहूंगा कि 22 जुलाई को परीक्षा लीक मैटर में अनियमितताओं को मिलते माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड महोदय द्वारा जो है इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। उसके बाद ही इसमें हमारी एसटीएफ की टीम को विवेचना ट्रांसफर हुई थी और इसके बाद सभी हमारी टीमें इसमें कार्यरत हो गई थी और 48 घंटे के अंदर इसमें 6 अभियुक्तों की प्राथमिक रूप से शुरुआत में गिरफ्तारी की गई थी और उसी के बाद से हमारी विवेचना इसमें एक से एक कड़ियों को हम जोड़ते चले और आगे तक इसमें अब तक कुल 26 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें जो पहले जो कड़ी जो प्राप्त हुई थी इसमें जो हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर और वहाँ के जो कर्मचारी हैं आरएमएस कंपनी में कार्य करने वाले, उनके माध्यम से पता चला था कि पेपर को लीक किया गया था और टेलीग्राम के माध्यम से इसको यहाँ पर पहुँचाया गया था। उस संबंध में जो गिरफ्तारी हुई उसकी पूछताछ पर गढ़वाल में भी और कुमाऊं में भी काफ़ी सारे प्रश्न पत्र जो पहुँचे थे अभ्यर्थियों को, उनकी गिरफ्तारियाँ हुई और साथ ही साथ छात्रों के इसमें बयान किए गए। इसी के साथ साथ इसमें एक संगठित गिरोह का भी नाम पता चला जो धामपुर से ऑपरेट कर रहा था। अगली खबर डोईवाला से है, जहां पर उत्तराखंड में सामने आ रहे भर्ती घोटाले पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा की डबल इंजन सरकार को घेरा है और कहा कि अब क्यों नहीं घोटालों की सीबीआई जांच की जा रही। पत्रकारों से वार्ता कर आपके प्रदेश नेता डोईवाला में आप कार्यालय में भाजपा की सरकार पर जमकर बरसे। आप नेता ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में आपकी सरकार जनहित में शानदार काम कर रही है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार विकास में अवरोधक बनकर हमारे सीएम और मंत्रियों के साथ विधायकों को ईडी और सीबीआई का डर दिखा रही है। सरकार तोड़ने की विफल कोशिश हो रही है, जबकि उनकी अपनी उत्तराखंड में भाजपा की सरकार में भर्ती घोटाला सामने आया है, जिसकी आम आदमी पार्टी सीबीआई जांच की मांग करती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूके ट्रिपल एससी वाला जो विषय है इसमें युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है और इस खिलवाड़ के खिलाफ आम आदमी पार्टी शुरू से इसके खिलाफ है, इसके विरोध में आवाज़ उठा रही है। कल भी हमारा एक डेलीगेशन जिसमें मैं स्वयं भी था, राज्यपाल महोदय से मिल के आए हैं और हमने उनसे मांग की है कि उत्तराखंड के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि इस मामले में जितनी गहनता से अंदर तक एसटीएफ जा रही है उतने नाम ज़्यादा उजागर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अब इसमें नेताओं की भी मिलीभगत सामने आ रही है। उसके नाम पहले भी आ चुके हैं, बड़ा धांधली हुई है, उसमें भी बड़ा मामले सामने आ रहे हैं निकलकर। अगली खबर जसपुर से है, जहां पर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, जहां फिर एक बार जसपुर विधायक आदेश चौहान सुर्खियों में हैं। दरअसल उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली पहुंचकर धरना दिया था और सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। करीब 2 घंटे बीत जाने के बाद धरना स्थगित किया गया। विधायक आदेश चौहान ने बताया कि जसपुर क्षेत्र में सूदखोरी चरम पर है। सूदखोरों ने पीड़ितों की जमीन बेच भी दी है। मेरे द्वारा मुद्दा उठाए जाने पर आरोपियों को फौरन गिरफ्तार कर खानापूर्ति कर दी गई। उसके बाद मेरे गनर हटा दिए गए। विधायक ने पुलिस पर साजिश के तहत हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों से तहरीर आई है, जिसमें 5 जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जसपुर में नशाखोरी, सूदखोरी बहुत चरम सीमा पे है। शराब माफिया सब हावी हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ जिनका उत्पीड़न सूदखोरों ने किया था, वो लोग मेरे पास आए कि साहब हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, हमारी ज़मीनें लिखवा ली और बिकवा ली। तो मैंने एक लेटर उनके द्वारा 24 तारीख को सूदखोरों के खिलाफ एसडीएम महोदय को दिलवाया। तो वो ये दबाव बना रहे हैं कि आप ये लेटर वापस दिलवाओ उन लोगों से। मैंने उस दबाव को मानने से इनकार किया तो उन्होंने मेरे सब पे हमला करने का प्रयास किया। जो मैंने कोतवाल को तुरंत फ़ोन किया तो कोतवाल ने यहाँ से गाड़ी भेजी और उनको पकड़ लाई। इसके लिए तुरंत पकड़ लाई, इसके लिए धन्यवाद भी दूंगा। कृष्ण कुमार नाम का कोई आदमी है जो ब्याज पे पैसे देता है लोगों को। तो उसने किसी व्यक्ति को पैसा दिया था ब्याज पे, फिर उससे चेक ले लिया था, जिसकी कंप्लेंट उसने फिर माननीय न्यायालय में कर दी थी। तो इसके अगेंस्ट कुछ लोगों ने एसडीएम जसपुर में ये कंप्लेंट दी थी कि इसी के खिलाफ, सूदखोरी के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। तो उसी संबंध में कल माननीय विधायक जी के आवास पे ये लोग गए थे, दोनों पक्षों के लोग थे। तो उसी में उनमें कुछ आपस में कहासुनी हो गई, बहस हो गई। तो उस संबंध में दोनों पक्षों से हमारे पास तहरीर आई है, जिसके संबंध में जांच चल रही है और उसके बाद उस पर नियमानुसार बहुत जल्द विधिक कार्रवाई की जाएगी।
सरोवर नगरी नैनीताल में 1 सितंबर से शुरू होने जा रहे विश्व विख्यात मां नंदा देवी महोत्सव की भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। नगर में कई जगहों पर तोरण द्वारा बनाए जा रहे इस बार पहली बार 7 दिनों तक देवी के साथ नैनी झील की पूजा की जाएगी। मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों के निर्माण के लिए इस वर्ष जोली कोट के भ्योल्टी गांव से कदली वृक्ष लाया जाएगा, जिसके बाद मूर्ति निर्माण के साथ 4 सितंबर को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। 3 दिनों तक पूजा अर्चना के बाद 7 सितंबर को डोले का विसर्जन कर दिया जाएगा। इस बार नैना मंदिर में महोत्सव के दौरान भजन संध्या आएगा, साथ ही दीप दान नैनी झील में होगा। इस आयोजन का उद्घाटन नैनीताल सांसद अजय भट्ट करेंगे। देखिए, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे उन्होंने उस समय से ही जो है हमारी जो नैनी झील है इसकी वो पूजा करते थे, जिसमें स्पष्ट रूप से जब शाम के टाइम पर पंच आरती होती है तो उसमें जो है हमारे जो आचार्य हैं वो तालाब की तरफ को भी पूजा करते हैं। तो उसी कंसेप्ट को ध्यान में देते हुए हमने इस बार से तय किया कि हम जो है नैनी झील में जो है जब बहुत सारे दीप प्रज्वलित होंगे और यहाँ के लोग भी दीप प्रज्वलित करेंगे तो वो जो है माँ को समर्पित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से तालाब की भी जो है एक पूजा वहाँ पर की जाएगी। अगली खबर लालकुआं से है, जहां बेरी पड़ाव क्षेत्र से लापता हुई नाबालिग युवती का शव बरा पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत जनपद उधम सिंह नगर में मिलने से परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान शंकर जोशी के नेतृत्व में हल्दू चौड़ पुलिस चौकी के बाहर चौकी इंचार्ज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्राम प्रधान शंकर जोशी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि यहां से 24 दिन पूर्व से एक नाबालिग युवती लापता थी, जिसकी खोज के लिए परिवार वाले पुलिस से लगातार गुहार लगा रहे थे, मगर पुलिस की नाकामी की वजह से युवती बरामद नहीं हो पाई। उन्होंने चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने की मांग उठाई है और कहा है कि वह इस संबंध में एसएसपी से भी वार्ता करेंगे। गुस्साए लोगों ने एसएसपी से मांग की कि तत्काल प्रभाव से चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जाए। लड़की 17 साल की करीबन है। देखिए, ये तो पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकता है, क्योंकि हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। वो तो पीएम रोड, वो तो सरकारी मामला है। वो पीएम रिपोर्ट आएगी तो सामने सब तस्वीर हो जाएगी। लेकिन पुलिस के लिए, उसमें भी प्रणाली पुलिस के लिए उठेगी कि पुलिस 24 दिन तक आखिर क्या कर रही थी। एक नाबालिग लड़की क्षेत्र की गायब हुई और 24 दिन तक ये क्या कर रहे थे, बस। 15 जुलाई को जोशीमठ जनपद चमोली के निकट हेलंग गांव में जंगल से घास लेकर घर लौट रही महिलाओं के साथ उत्तराखंड पुलिस और विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजनाओं में तैनात औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा उन्हें घेर कर बदसलूकी करने और घास छीनकर उन्हें घंटों थाने में बिठाए रखने के विरोध में 1 सितंबर को नैनीताल कमिश्नरी को कूच करो का आह्वान किया गया। हेलंग एकजुटता मंच का कहना है कि राज्य भर से आए लोग कमिश्नरी पहुंचकर कमिश्नर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन देकर महिलाओं से घास छीनने, उन्हें 2.5 साल की बच्ची सहित हिरासत में रखने वाले सीआईएसएफ व पुलिस कर्मियों को निलंबित कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के साथ ही चमोली के जिलाधिकारी को उनके पद से हटाने की मांग करेगा। ये सवाल हमारे हक हकूक का है। उत्तराखंड के जल पर, जंगल पर, जमीन पर आखिर किसका अधिकार है? कंपनी का अधिकार है, सरकार का अधिकार है कि यहाँ के लोगों का अधिकार है? जो वनाधिकार कानून है, जो वन पंचायत कानून है, वे साफ कहते हैं कि कोई भी चरागाह, कोई भी सार्वजनिक जमीन, कोई भी जंगल की जगह ऐसे किसी और उपयोग के लिए नहीं दी जा सकती, विकास के नाम पर नहीं दी जा सकती। धर्मनगरी हरिद्वार में डेंगू के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। डेंगू के डंक की दहशत अब क्षेत्र की जनता को भी सताने लगी है, जिसको लेकर डेंगू की रोकथाम बचाव को लेकर मध्य हरिद्वार स्थित मॉडल कॉलोनी झंडा पार्क में बच्चों के द्वारा सफाई अभियान को गति दी गई और डेंगू लार्वा पनपने संबंधित स्थानों पर साफ सफाई करके डेंगू क्षेत्र को डेंगू मुक्त बनाने का प्रयास किया गया।
बीते दिनों हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में डेंगू से लार्वा पाए जाने पर नगर निगम व स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया, जिसके चलते क्षेत्र की जनता से भी अपील की जा रही है कि अपने आसपास के क्षेत्र को साफ व स्वच्छ रखें। उसी क्रम में मॉडल कॉलोनी स्थित झंडा पार्क में बच्चों के द्वारा अपने क्षेत्र को डेंगू मुक्त बनाने के लिए सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया। स्थानीय नागरिकों ने भी बच्चों के इस कार्य की सराहना करते नजर आ रहे हैं। जब भी अगस्त सितंबर के आसपास का मौसम परिवर्तन आता है तो डेंगू अपना कहीं न कहीं असर छोड़ना शुरू कर देता है। निगम प्रतिवर्ष डेंगू से लड़ने के लिए अपनी एक योजना बनाता है। अभी 2 दिन पूर्व हरिद्वार के सम्मानित पार्षद MNA साहब से मिले, मेयर मोदी भी वहाँ पर उपस्थित थी। तो हमने एक रणनीति तय की है कि पूरे शहर में किस तरह दवाई का छिड़काव किया जाए, फॉगिंग की जाए। तो निरंतर प्रयास नगर निगम की तरफ से हमेशा रहा और हमेशा रहता रहेगा। लेकिन देखिए, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए लोगों में जागरूकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी मैं देख रहा था आवास विकास के मॉडल कॉलोनी के पार्क में, झंडा पार्क शायद यहाँ के लोग उसको कहते हैं, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, पीयूष था, वासु था, ऐसे कई बच्चों ने अपने आप ही पार्क की सफाई का काम शुरू किया है। देखिए, बच्चों से सीखना चाहिए। कहते हैं सिखाने के लिए कोई उम्र नहीं होती। आज बच्चों ने जिस रूप में वो काम शुरू किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ छोटे छोटे बच्चों को। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे, केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर। जा खबर कालाढूंगी से है, जहां नगर में दुकानों और वाहनों में बढ़ती चोरियों को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है। वही संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने तहसील पहुंचकर तहसीलदार के माध्यम से उप जिलाधिकारी रेखा कोहली को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। साथ ही संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी के नगर अध्यक्ष मयंक गुप्ता का कहना है कि क्षेत्र में नशे का प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है, जिस वजह से चोरियां भी बढ़ रही हैं। अगर प्रशासन द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इसके खिलाफ जन आंदोलन किया जाएगा। संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी कालाडूंगी के द्वारा एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय को जो संबोधित है दिया गया है, और इसमें इन्होंने उल्लेख किया है कि कालाडूंगी में नशे का जो कारोबार बढ़ रहा है, इस संबंध में थानाध्यक्ष और CO साहब को जो है इसमें वार्ता की जाएगी और उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित भी किया जाएगा उप जिलाधिकारी महोदय की स्थिति से। इसमें जिस तरीके से कालाडूंगी में चरस और स्मैक की तस्करी हो रही है और दिन प्रतिदिन हमारे कालाडूंगी और इससे लगे हुए गाँव क्षेत्र के युवा उसमें फंसते जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं और फिर नशा करने के बाद कालाडूंगी और गाँव में चोरियाँ हो रही हैं, जिससे कालाडूंगी की जनता और कालाडूंगी व्यापारी सभी लोग परेशान हैं। तो उससे हमने कार्रवाई करने के लिए हमारी पुलिस शायद उस पर कोई कार्रवाई सख्ती से नहीं कर रही है, इसलिए ये हो रहा है। और इस पर कार्रवाई इसलिए हमने तहसीलदार मैडम को ये ज्ञापन दिया है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और खबर रुड़की से है, जहां शास्त्री नगर कॉलोनी में अवैध अतिक्रमण के चलते जलभराव की समस्या की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन और नगर निगम की टीम ने पहुंचकर अतिक्रमण को चिन्हित किया।
वहीं टीम ने चिन्हीकरण के दौरान जब लाल निशान लगाए तो लोगों ने इसका विरोध किया। वहीं इस दौरान टीम के साथ पूर्व मेयर के सचिव की तीखी नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें कि रुड़की नगर निगम क्षेत्र के शास्त्री नगर कॉलोनी की महिलाओं ने तहसील दिवस में पहुंचकर जिलाधिकारी से अतिक्रमण के कारण जलभराव की समस्या की शिकायत की थी। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने अधीनस्थों को निर्देश दिए थे कि मौके पर जाकर पैमाइश करे और अगर अवैध अतिक्रमण है तो उसे ध्वस्त किया जाए। वही मामले में पिछले 3 दिनों से अपर तहसीलदार के नेतृत्व में प्रशासन और नगर निगम की टीम मौके पर पैमाइश में जुटी हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर रुड़की से है, जहां अब एम्बुलेंस चालक मरीजों के तीमारदारों से मनमाने दाम नहीं वसूल सकेंगे, क्योंकि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एआरटीओ कुलवंत सिंह द्वारा सड़कों पर दौड़ने वाली एम्बुलेंस के रेट निर्धारित कर दिए गए हैं, जो एआरटीओ द्वारा निर्धारित रेट के अनुसार ही किराया वसूल सकेंगे। वहीं इस मामले में रुड़की एआरटीओ कुलवंत सिंह ने बताया कि जो रेट उप संभागीय विभाग द्वारा तय किए गए हैं उन्हीं के अनुसार अब एम्बुलेंस चालक किराया वसूल सकेंगे और इसका प्रचार प्रसार जगह जगह बैनर लगाकर किया जा रहा है। वहीं प्रत्येक एम्बुलेंस पर भी इस प्रकार के बैनर लगाए जा रहे हैं। ये एम्बुलेंस वाहनों के लिए पूर्व में किराए की दर निर्धारित नहीं थी। एसटीए द्वारा अब एम्बुलेंस वाहनों के लिए किराए की अधिकतम दर निर्धारित कर दी गई है। तो उस दर से जन जागरण करने के लिए, लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए और एम्बुलेंस संचालकों के मध्य भी उस किराए की दर को जानकारी के लिए ये हमने अभी शुरुआत किया है। इसके तहत फ्लैक्सी बोर्ड लगाए जा रहे हैं और एम्बुलेंस पर भी किराए की दर प्रदर्शित की जा रही है। अगली खबर लक्सर से है, जहां महालक्ष्मी स्टोन क्रेशर में हथियारों के बल पर कर्मचारियों को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले 3 डकैतों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लक्सर कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा करते हुए एसएसआई अंकुर शर्मा ने बताया कि लूट में 10,000 रुपए और एक तमंचा भी बरामद किया गया है, जिन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। दिनांक 21/8/2022 की रात को हथियारबंद 10-12 बदमाशों ने महालक्ष्मी स्टोन क्रेशर में जो है डकैती घटना को अंजाम दिया था। वहाँ से तांबा और अन्य सामान जो है वहाँ से लूट लिया था। इसके संबंध में सतीश कुमार जो वादी मुकदमा है, हरियाणा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा 22 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया था। डकैती में धारा 395 में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें जो है सीसीटीवी फुटेज का पीछा करते हुए हमने जो है एक वाहन को ट्रेस किया। सेंट्रो कार थी हरियाणा नंबर की, और उसमें से कल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गुलजार, जोगिंदर और अरशद हैं। इनके कब्जे से घटना उपयुक्त सेंट्रो कार, एक मोटरसाइकिल और गुलजार के कब्जे से तमंचा और जो लूटा गया तांबा था करीब 150 किलो, वो बरामद किया गया है। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही, और आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ।